माई सेल्फ डॉक्टर उपासना शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। आज हम BA 6 सेम के पेपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक यूरोपीय समुदाय का वर्णन करेंगे। यूरोपीय समुदाय, क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी यूनियन। यूरोप के एकीकरण की अवधारणा काफ़ी पुरानी है, जिसे प्रथम युद्ध के पश्चात महत्व प्राप्त होना आरंभ हो गया था, किंतु शक्ति राजनीति के कारण यूरोप का एकीकरण संभव नहीं हो सका। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता का केंद्र बन गया और एशिया और अफ्रीका के उनके उपनिवेशों की स्वतंत्रता के साथ ही उनकी शक्तियों में कमी आई, उनकी आर्थिक स्थिति भी निर्बल हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप के सभी देशों की आर्थिक स्थिति व अर्थव्यवस्था पूर्ण तौर पर जर्जर हो गई थी। यूरोप अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका पर निर्भर होता जा रहा था। इन देशों को कमज़ोर आर्थिक स्थिति का लाभ उठाते हुए सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपनी साम्यवादी विचारधारा का प्रसार किया और पश्चिमी यूरोप में अमेरिका ने अपनी पूंजीवाद पर आधारित विचारधारा का प्रसार किया था। गोल्डस्टीन ने लिखा है कि अगला एक दशक मार्शल योजना के द्वारा अमेरिका की सहायता से अपने पैरों पर खड़े होने में निकल गया, परंतु इसी मध्य कार्यात्मकता के विचार को लागू करने के लिए सहयोग की एक जर्मन फ्रांसीसी योजना को विकसित किया जा रहा था। 1949 में स्थापित यूरोपीय परिषद महाद्वीप में सहयोग और एकता के प्रयास में संलग्न थी। आर्थिक सहयोग की दिशा में 9 मई 1950 को इसके प्रथम कदम उठाया गया। उच्च स्तरीय सतह के अधीन एकत्रित कर देंगे। शूमेन ने की योजना में एक योजना की घोषणा की। शूमेन तथा मोने का विचार था कि आर्थिक सहयोग के द्वारा भविष्य में यूरोप के युद्धों से सुरक्षित रखा जा सकता है। 1923 में अखिल भारतीय आंदोलन के नेता काउंट कलज ने व्यक्त किया कि उनके कुछ समय के पीछे फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रियान ने 1929 में जर्मन विदेश मंत्री स्ट्रॉसमैन के समर्थन से औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव दिया। यूरोपीय संघ की विभिन्न संस्थाएं या अंग, वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑर्गन्स एंड यूरोपियन यूनियन। नंबर 1 है यूरोपीय संसद, नंबर 2 है यूरोपीय परिषद, नंबर 3 है यूरोपीय आयोग। तो यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल एंड यूरोपियन आयोग। द कोर्ट ऑफ जस्टिस, संघ के 2 न्यायालय 4 प्रकार के हैं, जो कि संघ के 2 न्यायालय आगे 2 भागों में हैं। द कोर्ट ऑफ जस्टिस, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट जस्टिस। 5वां है द कोर्ट ऑफ एडिटर्स, लेखा परीक्षकों का न्यायालय। फर्स्ट हम करेंगे यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन संघ यूरोपीय महाद्वीप का अधिक आधार एक गठित महत्वपूर्ण संगठित है, जिसमें कि संसद यूरोपीय आयोग के कार्यक्रमों को अंतिम स्वीकृति प्रदान करेगी तथा संघ के एकमात्र निर्वाचित संस्था होने के कारण वे एकीकृत आंतरिक विचार की स्थापना में भी सहायता भूमिका अदा करेगी। यूरोपीय संघ की संसद केवल एक बार विचार विमर्श का मंच है। यूरोप की एकता का प्रतीक है, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि राजनीतिक दलों के रूप में बैठते हैं। सभी सांसदों की अपने देशों के प्रति निष्ठा बनी रहती है। प्राय एक ही दल के विभिन्न देशों के सांसदों के मध्य बहस होती रहती है। यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण संस्था यूरोपीय परिषद है। इसे हम यूरोपीय संघ की कार्यपालिका की संज्ञा देंगे। इसकी स्थापना 1974 में की गई। सदस्य राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष तथा राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय पूरे आयोग का प्रयोग भी इसमें शामिल होता है। इसकी सदस्यता के लिए सभी सदस्य राष्ट्र के विदेश मंत्री होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रधान क्रमवार 6 मास के लिए परिषद का अध्यक्ष होता है। परिषद की प्रतिवर्ष 2 बैठकें होना अनिवार्य है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। यह सामान्य आर्थिक नीतियों का समन्वय है, संयुक्त कार्यों व विभिन्न सामान्य निर्णयों को परिभाषित करता है। यूरोपीय आयोग इसका तीसरा प्रमुख अंग माना जाता है। इसके सदस्यों की संख्या 28 है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक सदस्य इसका सदस्य होता है। आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके सदस्यों को मनोनयन संसद के सदस्य राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है।
सदस्य राष्ट्रों के द्वारा ही आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, परंतु ऐसा करने से पूर्व वह यूरोपीय संसद के सदस्यों से सलाह अवश्य करता है। आयोग के सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वह अपने राष्ट्रों द्वारा निर्देशित दिशामान की अपेक्षा निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे। ब्रसेल्स में स्थित स्थायी अधिकारों और कर्मचारी की सहायता से यह अपने कार्यों का संपन्न करता है। आयोग में समय समय पर सदस्य राष्ट्र अपने अपने विदेश विभाग, वित्त मंत्रालय, कृषि, रक्षा के मंत्री होते हैं। संघ के न्यायिक कार्यों का दायित्व उनके 2 न्यायालयों द्वारा डाला जाता है। न्यायालय है न्याय का न्यायालय तथा प्रथम उपाय का न्यायालय। दोनों न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या 15-15 होती है। यह न्यायालय सुनिश्चित करता है कि यूरोपीय संधियों की उचित व्याख्या की जाए, कानूनों के अनुसार इन्हें क्रियान्वित किया जाए। यूरोपीय संघ की 5वीं मुख्य संस्था है लेखा परीक्षक का न्यायालय। इसके कुल 15 सदस्य होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति संसद की पूर्व अनुमति से परिषद द्वारा की जाती है। इस न्यायालय के अध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस न्यायालय के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होते। यह संघ के लेखा परीक्षकों की संस्था होती है। यह न्यायालय का कार्य होता है कि संघ को धनराशि एकत्रित करना तथा जिस प्रकार व्यय किया जाए वह कानून के अनुसार है या नहीं। यूरोपीय संघ की विभिन्न संस्थाओं में लगभग 5000 स्थायी अधिकारी व लोक सेवक कार्य करते हैं। इन लोक सेवकों को प्राय यूरोशाख कहा जाता है। यूरोपीय संघ का जो अध्यक्ष होता है उसके अंतर्गत पूर्व की तरह ही एक अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है, जो सदस्य राष्ट्रों में से किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष तथा शासनाध्यक्ष होगा। इसका कार्यकाल 2.5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 1992 की मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ के लिए एक साझी मुद्रा की व्यवस्था की गई है। यह मुद्रा को यूरो का नाम दिया गया है और आशा की गई है कि यह मुद्रा सभी राष्ट्रीय मुद्राओं का स्थान ले लेगी। एम्स ऑफ यूरोपियन यूनियंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, यूरोप को विभाजित करने वाले विवादों को सदैव के लिए समाप्त करना, सभी सदस्य राष्ट्रों की कृषि की उन्नति हेतु जैसी कृषक तथा कृषि नीति तैयार करना, आर्थिक रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त करके नई व्यवस्था को स्थापित करना। सदस्य राज्यों में से कोई भी सदस्य राज्य ठीक इस प्रकार की नीतियाँ नहीं बनाएगा और न ही ऐसा आचरण जिससे कि किसी उद्योग विशेष की सुविधा का संरक्षण प्राप्त हो। संघ के सभी लोग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना, रोजगार से अधिक से अधिक अवसर करवाना, आर्थिक व मुद्रा स्थापित करना, संघ के सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक गतिविधियों को समन्वित करना, विदेशी पर्यटन को प्रोत्साहन देना, यूरोपीय संघ के सदस्यों के लिए आसानी से एक दूसरे के यहाँ आ जा सकने की सुविधा होना। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 3 संस्थाएं सदैव के लिए प्रदर्शित रही है। यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय 2 मूल क्षेत्रों कोयला इस्पात के नियमन के लिए तत्पर है। इसकी गतिविधियों में सुनिश्चित करना शामिल है कि बाजार में कोयले और इस्पात की पूर्ति होती रहे और वह नियंत्रण में रहे। यूरोपीय अणु ऊर्जा समुदाय अर्थव्यवस्था के एक सीमित क्षेत्र से संबद्ध है। यह परमाणु ऊर्जा में साझा अनुसंधान की कार्यविधि के लिए उत्तरदायी है। यूरोपीय समुदाय का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक समुदाय में एकीकरण किया जा सके। यूरोपीय संघ के मार्ग में आने वाली बाधाएं सभी प्रकार के सामंजस्य से मुक्त हुए हैं, इसलिए इन दोनों देशों की आर्थिक स्थिति पश्चिमी के क्षेत्रों से काफ़ी पिछड़ी हुई है। पूर्वी यूरोप में रोजगार के अवसर अधिक न होने के कारण बेरोजगारी काफ़ी व्यापक है। इस क्षेत्र के लोग रोजगार की प्राप्ति के लिए पश्चिमी यूरोप की ओर आकर्षित होंगे। यूरोपीय संघ के अनेक सदस्य राष्ट्र साझा विदेश नीति के विषय में एक मत नहीं है। वर्ष 2010-11 में यूरोप के कई देशों में यूनान, पोर्तुगाल, स्पेन, इटली में भयंकर आर्थिक संकट आ गया था, जिसके कारण लोगों ने धरने व प्रदर्शन आदि आरंभ कर दिए। तो यूरोपीय देशों में यूरोपीय संघ में सुधार के लिए आंदोलन प्राप्त हुए। 14-15 में ग्रीस में पैदा हुए आर्थिक संकट में यूरोपीय संघ को कमजोर कर दिया। 15 में सीरिया संकट के लोगों ने यूरोपीय देश में शरण लेनी शुरू कर दी, जिससे यूरोपीय संघ में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। चाहे यूरोपीय संघ के मानव कुछ वादाएं व आकांक्षाएं, परंतु यह वादाएं ऐसी नहीं हैं जिन्हें कि दूर न किया जा सके। आज जिस गति से यूरोप में आर्थिक व राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, इससे बाहर के कुछ शक्तिशाली देशों में चिंता होना स्वाभाविक है। एक अनुमान के अनुसार सोवियत संघ के विघटन में यूरोपीय संघ की चुनौती का भी हाथ हो सकता है। हंटिंगटन ने 1992 में मास्ट्रिक्ट पर आधारित यूरोपीय एकीकरण को ध्यान में रखते हुए कहा था कि संयुक्त राज्य को पूर्व की अपेक्षा पश्चिम से कहीं अधिक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
इस तथ्य साफ हो जाता है कि यूरोपीय संघ के राज्यों ने अमेरिका द्वारा निर्मित सैनिक संगठन नाटो व सीटों में अपनी रुचि उत्पन्न कर